हेलो भैया भाई। आज हम कक्षा सप्तमी हिंदी के अध्याय 3 हिमालय की बेटियों के शेष पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि लेखक ने नदियों और हिमालय का मानवीकरण किया है। तो आगे कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिपादन देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। लेखक कहते हैं कि मानवीकरण की यह परंपरा स्वयं लेखक ने ही अपने लेख में शुरू नहीं की है। यह परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। कब से? महाकवि कालिदास से। महाकवि कालिदास ने अपना जो एक महाकाव्य लिखा था मेघदूत में उन्होंने यक्ष और यक्षिणी उन दोनों को मिलाने के लिए मेघ यानी बादलों को दूत के रूप में दर्शाया था। उसमें यह दिखाया गया था कि यक्ष जो है वो अपनी यक्षिणी को संदेश भेजते हैं और इस कार्य के लिए वे मेघ यानी बादलों को अपना दूत बनाते हैं। वे बादलों से कहते हैं कि तुम मेरा संदेश लेकर यक्षिणी के पास जाओ। तो उसमें भी कहीं पर यह वर्णन आता है कि यक्ष उस मेघ से या उस बादल से जो कि उसका संदेशा लेकर यक्षिणी के पास जा रहा है, क्या कहते हैं? वेत्रवती यानी बेतवा नदी, जिसको आज के समय में हम बेतवा कहते हैं। प्राचीन काल में उसको वेत्रवती कहा जाता था। तो उस नदी को अपने प्रेम का प्रतिपादन देते जाना, अर्थात तुम वेत्रवती नदी को अपने प्रेम का प्रतिपादन यानी वर्षा देते हुए जाना, क्योंकि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। वहाँ पर अर्थात जब तुम वर्षा रूपी जल उस नदी में दोगे या वहाँ पर तुम वर्षा करोगे तो तुम्हारी वह प्रेयसी यानी वेत्रवती नदी, क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, तो वह बहुत खुश हो जाएगी या वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो लेखक कहते हैं कि जिस तरह कालिदास ने वेत्रवती नदी के प्रति मेघ यानी बादलों के प्रेम को प्रदर्शित किया था, उसी तरह यही बात इन चंचल नदियों को देखकर उन्हें याद आती है कि महाकवि कालिदास को भी शायद नदियों का सचेतन रूप पसंद था। सचेतन मतलब देखिए, दो रूप होते हैं, एक होता है सचेतन और एक अचेतन। अचेतन मतलब जिसमें चेतना नहीं होती है, जिसके अंदर चेतना न हो, प्राण न हो, अर्थात हम नदी, पर्वत, जंगल या तो उन्हें निर्जीव मान लें, और या फिर एक होता है सचेतन रूप। स मतलब सात और चेतना मतलब चेतना यानी कि प्राण। तो वे कहते हैं कि प्राचीन काल में भी शायद कालिदास जैसे कवियों को इन नदियों का या जिनको लोग निर्जीव मान सकते हैं उनका चैतन्य रूप ही पसंद था। उनके अंदर प्राण ही पसंद थे, इसीलिए उन्होंने इन नदियों को सचेतन के रूप में अपने काव्य में प्रदर्शित किया है। तो फिर कवि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पहाड़ी घाटियों और समतल आंगन के मैदानों में इन नदियों को अलग अलग शक्लों में देखेगा, वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि इनका कैसा रूप अच्छा है, चैतन्य रूप ही ज़्यादा अच्छा है।
अर्थात हमें इन्हें सजीव ही मानना चाहिए। निर्जीव हम इन्हें नहीं मान सकते, क्योंकि उनका रूप इतना सुंदर है कि उसको हम निर्जीव मानने का अपराध कर ही नहीं सकते। आगे, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो लिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। देखिएगा, इन अंतिम पद में लेखक ने यह कहा है कि केवल पुराने समय के कवियों ने ही इनका मानवीकरण नहीं किया, अपितु नए समय के कवि भी इनका मानवीकरण करते हैं। तो उसी रूप में उन्होंने बताया है कि काका कालेकर ने भी इन नदियों को क्या कहा है, लोक माता। लोक माता का मतलब होता है संसार की माता, जो माँ है, जो जननी है, अर्थात संसार की जननी नदी। क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि मानव ने जब प्रारंभिक समय से भी विकास किया तो जल ही उसका जीवन रहा। जल ही उसका जीवन रहा है। एक नारा भी आता है, जल ही जीवन है, अर्थात जहाँ जल नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। पृथ्वी में जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता है। पानी है लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पर जीवन है। इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है, क्योंकि नदियों में ही जल का प्रवाह नदियों के द्वारा होता है, इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। पुरानी जितनी भी सभ्यता हुई है वे सब कहाँ हुई है? नदियों के किनारे। नदी घाटी सभ्यताएं हमने सुना है, वे सब नदियों के किनारे, अर्थात लोगों को जीने के लिए जल चाहिए, और जहाँ जहाँ जल उपस्थित था वहीं वहीं सभ्यता का विकास हुआ है। लेकिन लेखक कहते हैं कि माता ही क्यों, हम इन्हें बेटी के रूप में भी देख सकते हैं, और अगर हम थोड़ा और आगे जाए तो हम इन्हें प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं। और ममता का एक और स्वरूप भी है जो हम इनको दे सकते हैं, वो है बहन का स्वरूप। कितने ही कवियों ने नदियों को बहनों का भी स्वरूप दिया है या बहनों का भी नाम दिया है। वे लोग बताते हैं कि एक बार जब वे तिब्बत में अत्यधिक थक गए थे और उनका मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो गया था, तबीयत थोड़ी ढीली या खराब हो गई थी, तो सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। और जैसा कि नदियों के किनारे जाकर बैठे तो इच्छा होती है नदी के जल में थोड़ा खेल करने की। इसी तरह लेखक की भी इच्छा हुई कि वे अपने पैर डालकर नदी में बैठ जाए। वे नदी के किनारे पैर डालकर बैठ गए और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल में बहते, प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ने वाला, तो उस आगे बढ़ते हुए जल ने असर डाला और उनका मन ताज़ा हो गया, उनकी सारी व्यथा दूर हो गई। और जब उनकी सारी व्यथा दूर हो गई तो वे भी गीत गाने लगे। अब वे क्या गीत गाने लगे? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी।
तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्तित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो जब नदी के जल में पैर डालने पर लेखक की सारी व्यथा या सारा कष्ट दूर हो गया, तो उन्होंने नदी को किस रूप में देखा? अपनी बहन के रूप में। और उन्होंने उनके ऊपर एक कविता लिखी। क्या लिखी? उन्होंने कहा कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला अचरज से भरी है, यानी आश्चर्य से भरी है। तुम्हारे जल में पैर डालते ही मेरा मन मुदित हो गया। मुदित मतलब प्रसन्न हो गया, और मेरे सारे दुख या मेरी सारी खुमारी या मेरा सारा क्लेश मिट गया। जाओ मैं तुम पर बलिहारी, इसलिए मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारे पिता कौन है? हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और हिमालय सदैव तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उनकी पुत्री हो तो इसीलिए वे सदैव तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन वे शांत हैं या चुप हैं। प्रकृति नदी के चित्तित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। ये शांत हिमालय जो है, ये प्रकृति रूपी नटी अर्थात जो नट अपना खेल दिखाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र पर अनुपम यानी कि जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, जो सबसे अलग है, जो अपने में अनूठा है और अद्भुत है। अद्भुत है मतलब निराला है। क्या हिमालय तो ये क्या अद्भुत है मतलब निराला। क्या हिमालय, तो ये हिमालय पर्वत जो है तुम्हारे लिए चिंतित रहता है, लेकिन शांत है। वो क्या है? प्रकृति रूपी नटी के द्वारा बनाए गए चित्र पर एक अनुपमेय और सुंदर निराली छाप के रूप में स्थित है, या छाप के रूप में दर्शाया गया है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय है। तो आज हमने हिमालय की बेटियां पाठ को पढ़ा और समझा। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर गृह कार्य।